नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि और इसे आवाज दे रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि डॉक्टर शांतिराम ने अमर को खत लिखा था, जिसका जवाब भी उन्हें कुछ 8-9 दिन बाद मिला। हमने कुछ बातें सलीम से उनकी सुनी, उसके बाद हमने सुखदा से उनकी बातें सुनी, जहां पर शांतिराम ने ट्रस्ट बनाने की बात करी। साथ ही साथ हमने सुना कि नैना का विवाह तय हो गया है। अब आगे भाग 18। 6 महीने गुजर गए। सेवाश्रम का ट्रस्ट बन गया। केवल स्वामी आत्मानंद जी ने, जो आश्रम के प्रमुख कार्यकर्ता और एक एक पीर समष्टिवादी थे, इस संबंध से असंतुष्ट होकर इस्तीफा दे दिया। वो आश्रम में धनिकों को नहीं घुसने देना चाहते थे। उन्होंने बहुत जोर मारा कि ट्रस्ट न बनने पाए। उनकी राय में धन पर आश्रम की आत्मा को बेचना आश्रम के लिए घातक होगा। धन ही की प्रभुता से तो हिंदू समाज ने नीचों को अपना गुलाम बना रखा है। धन ही के कारण तो ऊंच नीच का भेद है। उसी धन पर आश्रम की स्वाधीनता क्यों बेची जाए? लेकिन स्वामी जी की कुछ न चली और ट्रस्ट की स्थापना हो गई। उसका शिलान्यास रखा सुखदा ने। जलसा हुआ, दावत हुई, गाना बजाना हुआ। दूसरे दिन शांति कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इधर सलीम की परीक्षा भी समाप्त हो गई और उसने जो पेशिन गोई की थी वो अक्षरशः पूरी हुई। गजट में उसका नाम सबसे नीचे था। शांति कुमार के विस्मय की सीमा न रही। अब उसे कायदे के मुताबिक 2 साल के लिए इंग्लैंड जाना चाहिए था, पर सलीम इंग्लैंड न जाना चाहता था। 2-4 महीने के लिए सैर करने तो शौक से जा सकता था, पर 2 साल तक वहां पड़े रहना उसे मंजूर न था। उसे जगह न मिलनी चाहिए थी, मगर यहां भी उसने कुछ ऐसी दौड़ धूप की, कुछ ऐसे हथकंडे खेले कि वो इस कायदे से मुस्तसना कर दिया गया। जब सूबे का सबसे बड़ा डॉक्टर कह रहा है कि इंग्लैंड की ठंडी हवा में इस युवक का 2 साल रहना खतरे से खाली नहीं, तो फिर कौन इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेता? हाफिज मियाँ तो लड़के को भेजने को तैयार थे, रुपए खर्च करने को तैयार थे, लेकिन लड़के का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो फिर वो किसका दामन पकड़ेंगे? आखिर में फिर यहां भी सलीम की विजय ही रही। उसे इसी हल्के का चार्ज भी मिला जहां उसका दोस्त अमरकांत पहले से ही मौजूद था। उस जिले को उसने खुद पसंद किया। इधर सलीम के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन भी हो गया। हंसौड़ तो उतना ही था, पर उतना शौकीनी, उतना रसिक न था। शायरी से भी अब उसे उतना प्रेम न था। विवाह से उसे जो पुरानी अरुचि थी वह बिल्कुल जाती रही थी। यह परिवर्तन एकाएक कैसे हो गया हम नहीं जानते, लेकिन इधर वो कई बार सकीना के घर गया था और दोनों में गुप्त रूप से पत्र व्यवहार भी हो रहा था। अमर के उदासीन हो जाने पर भी सकीना उसके अतीत प्रेम को कितनी एकाग्रता से हृदय में पाले हुए थी। इस अनुराग ने सलीम को परास्त कर दिया था। इस ज्योति से अब वो अपने जीवन को आलोकित करने के लिए विकल हो रहा था। अपनी मामा से सकीना के उस अपार प्रेम का वृत्तांत सुन सुनकर वो बहुधा रो दिया करता। उसका कवि हृदय, जो भ्रमर की भांति नए नए पुष्पों के रस लिया करता था, अब संयमित अनुराग से परिपूर्ण होकर उसके जीवन में एक विशाल साधना की सृष्टि कर रहा था। नैना का विवाह भी हो गया। लाला धनीराम नगर के सबसे धनी आदमी थे। उनके जेठ पुत्र मनीराम बड़े होनहार नौजवान थे। समरकांत को तो आशा न थी कि यहां संबंध हो सकेगा, क्योंकि धनीराम मंदिर वाली घटना के दिन से ही इस परिवार को हे समझने लगे थे। पर समरकांत की थैलियों ने अंत में विजय पाई। बड़ी बड़ी तैयारियां हुई, लेकिन अमरकांत न आया और न समरकांत ने उसे बुलाया। धनीराम ने कहला दिया था कि अमरकांत विवाह में सम्मिलित हुआ तो बारात द्वार से लौट जाएगी। ये बात अमरकांत के कानों तक पहुंच गई थी। नैना न प्रसन्न थी न दुखी थी। वो न कुछ कह सकती थी न बोल सकती थी। पिता की इच्छा के सामने वो क्या कहती? मनीराम के विषय में तरह तरह की बातें सुनती थी। शराबी है, व्याभिचारी है, मूर्ख है, घमंडी है, लेकिन पिता की इच्छा के सामने सिर झुकाना उसका कर्तव्य था। अगर समरकांत उसे किसी देवता की बलिवेदी पर चढ़ा देते तब भी वो मुंह न खोलती। केवल विदाई के समय वो रोई, पर उस समय भी उसे यह ध्यान रहा कि पिताजी को दुख न हो। समरकांत की आंखों में धन ही सबसे मूल्यवान वस्तु थे। नैना को जीवन का क्या अनुभव था? ऐसे महत्व के विषय में पिता का निश्चय ही उसके लिए मान्य था। उसका चित्त सशंक था, पर उसने जो कुछ अपना कर्तव्य समझ रखा था उसका पालन करते हुए उसके प्राण भी चले जाएं,
तो उसे दुख न होगा। इधर सुखदा और शांति कुमार का सहयोग दिन दिन घनिष्ठ होता जाता था। धन का अभाव तो था नहीं। हर एक मोहल्ले में सेवाश्रम की शाखाएं खुल रही थीं और मादक वस्तुओं का बहिष्कार भी जोरों से हो रहा था। सुखदा के जीवन में अब एक कठोर तप का संचार होता जाता था। वो अब प्रातः काल और संध्या व्यायाम करती, भोजन में स्वाद से अधिक पोषकता का विचार रखती। संयम और निग्रह ही अब उसकी दिनचर्या का प्रधान अंग थे। उपन्यासों की उपेक्षा अब उसे इतिहास और दार्शनिक विषयों में अधिक आनंद आता था और उसकी बोलने की शक्ति तो इतनी बढ़ गई थी कि सुनने वालों को आश्चर्य होता था। देश और समाज की दशा देखकर उसमें सच्ची वेदना होती थी और यही वाणी में प्रभाव का मुख्य रहस्य था। इस सुधार के प्रोग्राम में एक बात और आ गई थी। वो थी गरीबों के लिए मकानों की समस्या। अब यह अनुभव हो रहा था कि जब तक जनता के लिए मकानों की समस्या हल न होगी, सुधार का कोई प्रस्ताव सफल न होगा। मगर यह काम चंदे का नहीं, इसे तो म्यूनिसिपैलिटी ही हाथ में ले सकती थी। पर यह संस्था इतना बड़ा काम हाथ में लेते हुए भी घबराती थी। हाफिज हलीम प्रधान थे, लाला धनीराम उप प्रधान। ऐसे दखियानूसी महानुभावों के मस्तिष्क में इस समस्या की आवश्यकता और महत्व को जमा देना कठिन था। दो चार ऐसे सज्जन तो निकल आए थे जो जमीन मिल जाने पर 2-4 लाख रुपए लगाने को तैयार थे। उनमें लाला समरकांत भी थे। अगर 4 आने सैकड़े का सूद भी निकलता आए तो वो संतुष्ट थे। मगर प्रश्न था कि जमीन कहां से आए। सुखदा का कहना था कि जब मिलों के लिए, स्कूलों और कॉलेजों के लिए जमीन का प्रबंध हो सकता है तो इस काम के लिए क्यों म्यूनिसिपैलिटी मुफ्त जमीन दे। संध्या का समय था। शांति कुमार नलों का एक पुलिंदा लिए सुखदा के पास आए और एक एक नक्शा खोलकर दिखाने लगे। ये उन मकानों के नक्शे थे जो बनवाए जाएंगे। एक नक्शा 8 आने महीने का मकान था, दूसरा 1 रुपए के किराए का और तीसरा 2 रुपए का। 8 आने वाले में एक कमरा था, एक रसोई थी, एक बरामदा, सामने एक बैठक और छोटा सा सहन। 1 रुपए वाले में भीतर 2 कमरे थे और 2 रुपए वालों में 3 कमरे। कमरों में खिड़कियां थी, फर्श और 2 फीट ऊंचाई तक दीवारें पक्की थीं। ठाट खपरेल का था। 2 रुपयों वालों में शौच गृह भी था। बाकी 10-10 घरों के बीच में एक शौच गृह बनाया गया था। सुखदा ने पूछा, आपने लागत का तखमीना भी किया है? तो और क्या यूं ही नक्शे बनवा लिए हैं? 8 आने वाले घरों की लागत 200 होगी, 1 रुपए वालों की 300 रुपए और 2 रुपए वालों की 400। 4 आने का सूद पड़ता है। तो पहले कितने मकानों का प्रोग्राम है? कम से कम 3000। दक्षिण तरफ इतने ही मकानों की जरूरत होगी। मैंने हिसाब लगा लिया है। कुछ लोग तो जमीन मिलने पर रुपए लगाएंगे, मगर कम से कम 10 लाख की जरूरत और होगी। मार डाला, 10 लाख? अरे एक तरफ के लिए? अगर 5 लाख के हिस्सेदार मिल जाएं तो बाकी रुपए जनता खुद लगा देगी। मजदूरी में बड़ी किफायत होगी। राज, बेलदार, बर्ड, लोहार आदि मजदूरी पर काम करने को तैयार हैं। ठेके वाले, गधे वाले, गाड़ी वाले, यहाँ तक कि इक्के और तांगे वाले भी बेगार काम करने पर राजी हैं। देखिए, शायद चल जाए। 2-3 लाख शायद दादाजी लगा दें। अम्मा के पास भी कुछ न कुछ होगा ही। बाकी रुपयों की फिक्र करनी है। सबसे बड़ी तो जमीन की मुश्किल है। अरे मुश्किल क्या है, 2 बंगले गिरा दिए जाएं तो जमीन ही जमीन निकल आएगी। बंगलों का गिराना आप आसान समझते हैं क्या? आसान तो नहीं समझता, लेकिन फिर उपाय भी क्या है? शहर के बाहर तो कोई रहेगा नहीं, इसलिए शहर के अंदर ही जमीन निकालनी पड़ेगी। पास फिर मकान इतने लंबे चौड़े हैं कि उनमें 1000 आदमी फैल कर रह सकते हैं। आप ही का मकान क्या छोटा है? इसमें 10 गरीब परिवार बड़े मजे में रह सकते हैं। सुखदा मुस्कुराई। आप तो हम लोगों पर ही हाथ साफ करना चाहते हैं। देखिए, जो राह बताए उसे तो आगे चलना ही पड़ेगा। चलिए चलिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी के पास कुछ प्लाट तो खाली होंगे। जी हाँ, है ना, क्यों नहीं। मैंने उन सभी का पता लगा लिया है, मगर हाफिज जी फरमाते हैं कि उन प्लाटों की बातचीत तय हो चुकी है। तभी सलीम ने मोटर से उतरकर शांति कुमार को पुकारा। अरे डॉक्टर साहब! उन्होंने उसे अंदर बुला लिया और पूछा कि किधर से आ रहे हो भाई? सलीम ने प्रसन्न मुख से कहा, अरे बस यही कल रात को चला जाऊंगा। सोचा कि आपसे रुखसत होता चलो, इसी बहाने देवी जी से भी नियाज हासिल हो गया। शांति कुमार ने पूछा, अरे तो यूं ही चले जाओगे क्या? कोई जलसा नहीं, कोई दावत नहीं, कुछ नहीं? वाह भाई, जलसा तो कल शाम को है। कार्ड तो आपके यहाँ भेज दिया था, मगर आपसे तो जलसे की मुलाकात काफ़ी नहीं ना। अच्छा, तो चलते चलते हमारी थोड़ी सी मदद करोगे क्या? दक्षिण तरफ म्यूनिसिपैलिटी के जो प्लाट हैं
वो हमें दिला दो यार मुफ्त में। सलीम का मुख गंभीर हो गया। बोला, "हाँ, उन प्लाटों की तो शायद बातचीत हो चुकी है। कई मेंबर खुद बेटों और बीवियों के नाम खरीदने को मुंह खोले बैठे हैं।" सुखदा विस्मित हो गई। अच्छा, भीतर ही भीतर ये कपट लीला भी होती है। तब तो आपकी मदद की और जरूरत है। माया जाल को तोड़ना आपका कर्तव्य है। सलीम ने आंखें चुरा कर कहा, अब्बा जान इस मामले में मेरी एक न सुनेंगे, और हक यह है कि जो मामला तय हो चुका है उसके बारे में कुछ जोर देना भी मुनासिब नहीं। ये कहते हुए उसने सुखदा और शांति कुमार से हाथ मिलाया और दोनों से कल शाम के जलसे में आने का आग्रह करके चला गया। वहां बैठने में अब उसकी खैरियत न थी। शांति कुमार ने कहा, देखा आपने, अभी जगह पर गए नहीं बरखुदार, पर मिजाज में अफसरी की बू आ गई। कुछ अजब तिलिस्म है कि जो उसमें कदम रखता है उस पर जैसे नशा हो जाता है। इस तजवीज के ये पक्के समर्थक थे, पर देखो आज कैसे निकल गए। हाफिज जी से अगर खुद जोर देकर कहें तो मुमकिन नहीं कि वो राजी ना हो जाए। सुखदा के मुख पर आत्मगौरव की झलक आ गई। देखिए, हमें न्याय की लड़ाई लड़नी है। न्याय हमारी मदद करेगा। हम और किसी की मदद के मोहताज नहीं हैं। इसी समय लाला समरकांत आ गए। शांति कुमार को बैठे देखकर जरा झिझके, फिर पूछा, ये डॉक्टर साहब, हाफिज जी से क्या बातचीत हुई? शांति कुमार ने अब तक जो कुछ किया था वो सब कह सुनाया। समरकांत ने असंतोष का भाव प्रकट करते हुए कहा, देखिए, आप लोग तो विलायत के पढ़े हुए साहब हैं। मैं भला आपके सामने क्या मुंह खोल सकता हूं, लेकिन आप जो चाहें कि न्याय और सत्य के नाम पर आपको जमीन मिल जाए तो चुप हो जाइए। इस काम के लिए 10-20 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हर एक मेंबर से अलग अलग मिलिए। देखिए किस मिजाज का, किस विचार का, किस रंग ढंग का आदमी है। इसी तरह उसे काबू में लाइए। खुशामद से राजी हो खुशामद से, चांदी से राजी हो चांदी से। दुआ, ताबीज, जंतर मंतर, जिस तरह काम निकले उस तरह निकालिए। हाफिज जी से तो मेरी पुरानी मुलाकात है। 25,000 की थैली उनके मामा के घर में भेज दो, फिर देखो कैसे जमीन नहीं मिलती। सरदार कल्याण सिंह को नए मकान का ठेका देने का वादा कर लो, वो भी काबू में आ जाएंगे। दुबे जी को 5 तोले चंद्रोदय भेंट करके पटा सकते हो। खन्ना से योगाभ्यास की बातें करो और किसी संत से मिला दो। ऐसा संत हो जो उन्हें 2-4 आसन सिखाते। बाकी राय साहब धनीराम के नाम पर अपने नए मोहल्ले का नाम रख दो, उनसे भी कुछ रुपए मिल जाएंगे। ये है काम करने के ढंग। रुपए की तरफ से निश्चिंत रहो। बनियों को चाहे बदनाम कर लो, पर परमार्थ के काम में बनिए ही आगे आते हैं। 10 लाख तक का बीमा तो मैं लेता हूँ। कई भाइयों के तो वोट भी ले आया। मुझे तो रात की नींद नहीं आती। यही सोचा करता हूँ कि कैसे काम सिद्ध हो, और जब तक काम सिद्ध न हो जाएगा मुझे ज्वर सा चढ़ा रहेगा। शांति कुमार ने दबी आवाज में कहा, ये फन तो मुझे अभी सीखना पड़ेगा सेठ जी। मुझे न रकम खाने का तजुर्बा है और न ही खिलाने का। मुझे तो किसी भले आदमी से प्रस्ताव करते शर्म आती है। ये ख्याल भी आता है कि मुझे कितना खुदगर्ज समझ रहा होगा। डरता हूँ कि कहीं घुड़क न बैठे। समरकांत ने जैसे कुत्ते को दुत्कार कर कहा, तो फिर तो तुम्हें जमीन मिल चुकी। देखो, सेवाश्रम के लड़के पढ़ाना दूसरी बात है और मामले पटाना दूसरी बात है। तुम रहने दो, मैं खुद पटाऊंगा। सुखदा ने जैसे आहत होकर कहा, नहीं, हमें रिश्वत देना मंजूर नहीं। हम न्याय के लिए खड़े हैं। हमारे पास न्याय का बल है। हम उसी बल से विजय पाएंगे। समरकांत ने निराश होकर कहा, तो फिर तो तुम्हारी स्कीम चल चुकी। सुखदा ने कहा, स्कीम तो चलेगी ही। हाँ, शायद देर में चले या धीमे चाल से चले, पर रुक नहीं सकती। अन्याय के दिन पूरे हो गए। अच्छी बात है, मैं भी देखूंगा। चलाओ। समरकांत झल्लाते हुए बाहर चले गए। उनकी सर्वज्ञता को जो स्वीकार न करे उससे वो दूर भागते थे। शांति कुमार ने खुश होकर कहा, सेठ जी भी विचित्र जीव हैं। उनकी निगाह में जो कुछ है वो रुपया। मानवता भी कोई वस्तु है, इसे शायद वो मानना ही नहीं चाहते। सुखदा की आंखें सगर्भ हो गईं। इनकी बातों पर न जाइए डॉक्टर साहब। इनके हृदय में जितनी दया, जितनी सेवा है, हम दोनों में मिलाकर भी न होगी। इनके स्वभाव में कितना अंतर हो गया, इसे आप नहीं देखते? 1.5 साल पहले बेटे ने इनसे प्रस्ताव किया होता तो आग हो जाते। अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हो जाना साधारण बात नहीं है, और फिर विशेषकर उस आदमी के लिए
जिसने एक एक कौड़ी को दांतों से पकड़ा हो। पुत्र स्नेह ने ही ये काया पलट की है। मैं इसी को सच्चा वैराग्य कहती हूँ। ऐसा करिए, आप पहले मेंबरों से मिलिए और ज़रूरत समझिए तो मुझे भी ले चलिए। मुझे तो आशा है कि हमें बहुमत मिलेगी। नहीं तो फिर आप अकेले न जाएं। कल सवेरे आइए तो फिर हम दोनों चलें। 10 बजे रात तक लौट आएंगे। इस वक्त ज़रा सकीना से मिलना है। सुना है कि महीनों से बीमार है। मुझे तो उस पर श्रद्धा सी हो गई है। समय मिला तो फिर उधर से नैना से भी मिलती आऊंगी। डॉक्टर साहब ने कुर्सी से उठते हुए कहा, उसे गए तो 2 महीने हो गए, आएगी कब तक? यहाँ से तो कई बार बुलाया गया पर सेठ धनीराम विदा ही नहीं करते। नैना खुश तो है ना? मैं तो कई बार मिली पर अपने विषय में कुछ न कहा। पूछा तो यही बोली कि मैं बहुत अच्छी तरह हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे तो वो प्रसन्न नहीं दिखे। बात यह है कि वो शिकायत करने वाली लड़की नहीं है। अगर वो लोग उसे लातों से मार कर निकालना भी चाहें तो भी घर से नहीं निकलेगी और न किसी से कुछ कहेगी। शांति कुमार की आंखें सजल हो गई। उससे भी कोई अप्रसन्न हो सकता है, मैं तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। सुखदा मुस्कुरा कर बोली, उसका भाई कुमार की है ना, क्या ये उन लोगों की अप्रसन्नता के लिए काफी नहीं है? मैंने तो सुना है कि मनीराम पक्का सौदा है। लेकिन नैना के सामने अगर आपने शब्द कहा होता तो आपसे लड़ बैठती। वैसे मैं एक बार मनीराम से मिलूंगा जरूर। नहीं, आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपने उनसे कुछ कहा तो नैना के सिर जाएगी। अरे मैं उनसे लड़ने थोड़ी जाऊंगा, मैं उसकी खुशामद करने जाऊंगा। ये कला जानता नहीं, पर नैना के लिए अपनी आत्मा की हत्या करने में मुझे संकोच नहीं है। मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। निस्वार्थ सेवा की देवी अगर मेरे सामने दुख सहे तो मेरे जीने को धिक्कार है। शांति कुमार जल्दी से बाहर निकल आए। आंसुओं का वेग अब रोके न रुकता था। सुखदा सड़क पर मोटर से उतरकर सकीना का घर खोजने लगी, पर इधर उधर तक 2-3 चक्कर लगा आई, कहीं वो घर न मिला। जहां वो मकान होना चाहिए था वहां अब एक नया कमरा था जिस पर कलई पुती हुई थी। वो कच्ची दीवार और सड़ा हुआ टाट का पर्दा कहीं न था। आखिर उसने एक आदमी से पूछा। जब मालूम हुआ कि जिसे वो नया कमरा समझ रही थी वो सकीना के मकान का दरवाजा है, उसने आवाज दी और एक क्षण में द्वार खुल गया। सुखदा ने देखा वो एक साफ सुथरा छोटा सा कमरा है जिसमें 2-3 मोड़े रखे हुए हैं। सकीना ने एक मोड़े को बढ़ाकर पूछा, आपको मकान तलाश करना पड़ा होगा ना? ये नया कमरा बन जाने से पता नहीं चलता। सुखदा ने उसके पीले सूखे मुंह की ओर देखते हुए कहा, हाँ, मैंने तो 2-3 चक्कर लगाए, अब ये घर कहलाने लायक हो गया। मगर तुम्हारी ये क्या हालत है? तुम तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आती। सकीना ने हंसने की चेष्टा करके कहा, मैं तो मोटी ताजी कभी न थी, इस वक्त तो लेकिन पहले से भी उतरी हुई हो। सहसा पठानीन आ गई और ये प्रश्न सुनकर बोली, महीनों से बुखार आ रहा है बेटी, लेकिन दवाई नहीं खाती। कौन कहे, मुझसे तो बोलचाल बंद है ना। अल्लाह जानता है कि तुम्हारी बड़ी याद आती थी बहू जी, पर आऊं फिर कौन सा मुंह लेकर। अभी थोड़ी ही देर हुई लाला जी भी गए हैं, जुग जुग जिए। सकीना ने मना कर दिया था इसलिए तलब लेने न गई थी, वही देने आए थे। दुनिया में ऐसे ऐसे खुदा के बंदे पड़े हुए हैं, दूसरा होता तो मेरी सूरत न देखता। अरे उनका बसा बसाया घर मुझ नसीब जी के कारण उजड़ गया। अगर लाला का वही हाल है, वही ख्याल है, वही परवरिश की निगाह है। मेरी आंखों पर जाने क्यों पर्दा पड़ गया था कि मैंने भोले भाले लड़के पर यह इल्जाम लगा दिया। खुदा करे मुझे मरने के बाद कफन भी नसीब ना हो। मैंने इतने दिनों बड़ी छानबीन की बेटी, सभी ने मेरी लानत मलामत की। इस लड़की ने तो मुझसे बोलना तक छोड़ दिया। खड़ी तो है, पूछो, ऐसी बात कहती है कि कलेजे में चुभ जाती है बेटी। खुदा सुनवाता है तभी तो सुनते हो, वैसा काम न किया होता तो क्यों सुनना पड़ता। उसे अंधेरे में इसके साथ देखकर मुझे सुबह हो गया, और जब उस गरीब ने देखा कि बेचारी औरत बदनाम हो रही है तो उसकी खातिर अपना धर्म देने को भी राजी हो गया। मुझ निगोड़े की उस गुस्से में यह ख्याल भी न रहा कि अपने मुंह तक कालिक लगा रही हो। सकीना ने तीव्र कांड से कहा, अरे हो तो चुका, अब कब तक दुखड़ा रोज जाओगी? कुछ और बातचीत करने दोगी या नहीं? पठानीन ने फरियाद की, इसी तरह मुझे झिड़कती रहती है बेटी, बोलने ही नहीं देती। पूछो,
तुमसे दुखड़ा न रहूं तो किसके पास रोने जाऊं मैं? सुखदा ने सकीना से पूछा। अच्छा, तुमने अपना वसीका लेने से क्यों इनकार कर दिया? ये तो बहुत पहले से मिल रहा है ना। सकीना कुछ बोलना ही चाहती थी कि पठानिन फिर बोली। अरे इसके पीछे मुझसे लड़ा करती है बहू। कहती है कि क्यों किसी की खैरात ले। अरे ये नहीं सोचती कि उसी से तो हमारी परवरिश हुई है। बस आजकल सिलाई की धुन है। 12-12 बजे रात तक बैठी आंखें फोड़ती रहती है। जरा सूरत देखो इसकी। इसे बुखार भी आने लगा है, पर दवा के नाम से भी भागती है। कहती है कि जान रख कर काम कर, कौन लाओ लश्कार खाने वाला है। लेकिन यहाँ तो धुन है कि घर भी अच्छा हो जाए, सामान भी अच्छे बन जाए। इधर काम अच्छा मिला है और मजूरी भी अच्छी मिल रही है, मगर सब इसी टीम टाम में उड़ जाता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक किसाइन रहती है, रोज सुबह को पढ़ाने आती है। हमारे ज़माने में तो बेटा सिपारा और रोना नमाज का रिवाज था। कई जगह से शादी के पैगाम आए। सकीना ने कठोर होकर कहा। अरे तो अब चुप भी रहोगी? हो तो चुका। आपकी क्या खातिर करूं बहन? कम से कम आपने इतने दिनों बाद मुझ बदनसीब को याद तो किया। सुखदा ने उदार मन से कहा। याद तो तुम्हारी बराबर आती रहती थी और आने को जी भी चाहता था, पर डरती थी कि तुम अपने दिल में न जाने क्या समझो। ये तो आज मियाँ सलीम से मालूम हुआ कि तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है। जब हम लोग तुम्हारी खिदमत करने को हर तरह हाजिर हैं तो तुम नाहक क्यों जान देती हो? सकीना जैसे शर्म को निगल कर बोली। बहन, मैं चाहे मर जाऊं पर इस गरीबी को मिटाकर ही दम लूंगी। मैं इस हालत में न होती तो बाबूजी को क्यों मुझ पर रहम आता? क्यों वो मेरे घर आते? क्यों उन्हें बदनाम होकर घर से भागना पड़ता? सारी मुसीबत की जड़ गरीबी है। इसका खात्मा मैं करके ही रहूंगी। एक क्षण के बाद उसने पठानिन से कहा। जरा जाकर किसी तंबोलिन से पानी लगवा लाओ, अब और क्या खातिर करोगी? बुढ़िया को इस बहाने से टालकर सकीना धीरे स्वर में बोली। ये मोहम्मद सलीम का खत है। आप जब मुझ पर इतना रहम करती हैं तो फिर आपसे क्या ही पर्दा करूं? जो होना था वो तो होता ही गया। बाबूजी यहाँ कई बार आए। खुदा जानता है कि उन्होंने कभी मेरी तरफ आंख उठाई हो। मैं भी उनका अदब करती थी। हाँ, उनके शराफत का असर ज़रूर मेरे दिल पर होता था। एकाएक मेरी शादी का जिक्र सुनकर बाबूजी एक नशे की सी हालत में आए और फिर मुझसे मोहब्बत जाहिर की। खुदा गवाह है बहन, मैं एक हर्फ भी गलत नहीं कह रही हूँ। उनकी प्यार की बातें सुनकर मैं भी सुध-बुध भूल गई। मेरी जैसी औरत के साथ ऐसा शरीफ आदमी और मोहब्बत करे, ये मुझे ले उड़ा। मैं वो नेमत पाकर दीवानी हो गई। जब वो अपना तन मन सब मुझ पर निसार कर रहे थे तो मैं काठ की पुतली तो न थी। मुझ में ऐसी क्या खूबी उन्होंने देखी ये मैं नहीं जानती। उनकी बातों से यही मालूम होता था कि वो आपसे खुश नहीं है। बहन, मैं इस वक्त आपसे साफ साफ बातें कह रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। आपकी तरफ से उन्हें कुछ मलाल क्रूर था, और जैसे फाका करने के बाद अमीर आदमी भी जरदा पुराव भूलकर सत्तू पर टूट पड़ता है, उसी तरह उनका दिल आपकी तरफ से मायूस होकर मेरी तरफ लपका। वो मोहब्बत के भूखे थे। मोहब्बत के लिए उनकी रूह तड़पती रहती थी। शायद ये नेमत उन्हें कभी मैसर ही न हुई। वो नुमाइश के खुश होने वाले आदमी नहीं है। वो दिल और जान से किसी के हो जाना चाहते हैं और उसे भी दिल और जान से अपना कर लेना चाहते हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं उनके साथ चली क्यों न गई। बेचारे सत्तू पर गिरे तो वो भी सामने से खींच लिया गया। आप अब भी उनके दिल पर कब्जा कर सकती हैं। बस एक मोहब्बत में डूबा हुआ खत लिख दीजिए। मैं शर्त से कहती हूँ कि वो दूसरे ही दिन दौड़े आएंगे। मैंने एक हीरा पाया और जब तक कोई उसे मेरे हाथों से छीन न ले उसे छोड़ नहीं सकती। महज ये ख्याल कि मेरे पास हीरा है मेरे दिल को हमेशा मजबूत और खुश बनाए रहेगा। वो लपक कर घर में गई और एक इत्र में बसा हुआ लिफाफा लाकर सुखदा के हाथ पर रखते हुए बोली। ये मियाँ मोहम्मद सलीम का खत है, आप पढ़ सकती हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि वो भी मुझ पर आशिक हो गए हैं। पहले तो अपने खिदमतकार के साथ मेरा निकाह करा देना चाहते थे, लेकिन अब खुद निकाह करना चाहते हैं। पहले चाहे जो कुछ रहे हों, पर अब उनमें वो छिछोरापन नहीं है। उनकी मामी उनका हाल बयान किया करती हैं। मेरे निस्बत भी उन्हें जो कुछ मालूम हुआ होगा मामा से ही मालूम हुआ होगा। मैंने उन्हें 2-4 बार अपने दरवाजे पर भी ताकते झांकते देखा है।
सुनती हूँ कि किसी ऊंचे ओहदे पर आ गए हैं। मेरी तो जैसे तकदीर खुल गई। लेकिन मोहब्बत की जिस नाजुक जंजीर में बंधी हुई हूँ, उसे बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं तोड़ सकती। अब तो जब तक मुझे मालूम न हो जाएगा कि बाबूजी ने मुझे दिल से निकाल दिया है, तब तक उन्हीं की हूँ। और उनके दिल से निकाली जाने पर भी इस मोहब्बत को हमेशा याद करूँगी, हमेशा। ऐसी पाक मोहब्बत का एक लम्हा इंसान को उम्र भर मतवाला रखने के लिए काफ़ी है। मैंने इसी मजमून का जवाब लिख दिया है। कल ही तो उनके जाने की तारीख है। मेरा खत पढ़कर रोने लगे। अब ये ठान लिया है कि या तो मुझसे शादी करेंगे या फिर बिन ब्याहे रहेंगे। अच्छा, उसी जिले में तो बाबूजी भी हैं। दोनों दोस्तों में वही फैसला होगा, इसलिए इतनी जल्दी भागे जा रहे हैं। बुढ़िया एक पत्ते की गिलौरी में पान लेकर आ गई। सुखदा ने निष्क्रिय भाव से पान लेकर खा लिया और फिर विचारों में डूब गई। इसी दरिद्र ने उसे आज पूर्ण रूप से परास्त कर दिया था। आज वो अपनी विशाल संपत्ति और महती कुलीनता के साथ उनके सामने भिखारिणी सी बैठी हुई थी। आज उसका मन अपना अपराध स्वीकार करता हुआ मान पड़ा। अब तक उसने तर्क से मन को समझाया था कि पुरुष छिछोरे और हरजाई होते ही हैं। इस युवती के हाव भाव, हास विलास ने उन्हें मुग्ध कर लिया। लेकिन आज उसे ज्ञात हुआ कि यहाँ न हाव भाव है, न हास विलास है, न वो जादू भरी चितवन ही है। यहाँ तो एक शांत करुण संगीत है, जिसका रस वही ले सकते हैं जिनके पास हृदय है। लंपटों और विलासियों को जिस प्रकार चटपटे उत्तेजक खाने में आनंद आता है, वो यहाँ नहीं है। उस उदारता के साथ जो द्वेष की आग से निकलकर खरी हो गई थी, उसने सकीना की गर्दन में बाहें डाल दी और बोली, बहन, आज तुम्हारी बातों ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। संभव है कि तुमने मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया वो ठीक ही हो। तुम्हारी तरफ से मेरा दिल आज साफ हो गया। मेरा यही कहना है कि बाबूजी को अगर मुझसे शिकायत हुई थी तो उन्हें मुझसे कहना चाहिए था। मैं भी ईश्वर से कहती हूँ कि अपने जान में मैंने उन्हें कभी असंतुष्ट नहीं किया। हाँ, अब मुझे कोई ऐसी बात याद आ रही है जिन्हें उन्होंने मेरी निष्ठुरता समझी होगी, पर उन्होंने मेरा जो अपमान किया उसे मैं अब भी क्षमा नहीं कर सकती। अगर उन्हें प्रेम की भूख थी तो मुझे भी प्रेम की भूख कुछ कम न थी। मुझसे वो जो चाहते थे वही मैं उनसे भी चाहती थी। जो चीज़ वो मुझे न दे सके वो मुझसे न पाकर वो क्यों दंड हो गए? क्या इसीलिए कि वो पुरुष हैं और पुरुष चाहे तो स्त्री को पाँव की जूती समझे? परंतु स्त्री का वही धर्म है कि वो उनके पाँव से लिपटी रहे। बहन, जिस तरह तुमने मुझसे कोई पर्दा नहीं रखा, उसी तरह मैं भी तुमसे निष्कपट बातें कह रही हूँ। मेरी जगह पर एक क्षण के लिए तुम अपने को रख लो, तब तुम मेरे भावों को पहचान सकोगी। अगर मेरी खता है तो उतनी ही उनकी भी खता है। जिस तरह मैं अपनी तकदीर को ठोक कर बैठ गई थी, क्या वो भी न बैठ सकते थे? तब शायद सफाई हो जाती। लेकिन अब तो जब तक उनकी तरफ से हाथ न बढ़ाया जाएगा, मैं अपना हाथ नहीं बढ़ा सकती, चाहे सारी जिंदगी इसी दशा में पड़ी रहूं। औरत निर्मल है और इसीलिए उसे मान सम्मान का दुख भी ज्यादा होता है। अच्छा, मुझे आज्ञा दो बहन, जरा नैना से मिलना है और मैं तुम्हारे लिए सवारी भेजूंगी। कृपा करके कभी कभी हमारे यहाँ भी आ जाया करो। वो कमरे से बाहर निकली तो सकीना रो रही थी, न जाने क्यों। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियाँ और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।